जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, और से आप किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं तो किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, उसके क्या कट ऑफ रहेंगे, क्या मिनिमम एज रहेंगे, क्या कैसा सिलेबस रहेगा, इसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर से कोई महिला है तो उस महिला को अपना निवास, जाति, आय, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस ये कहाँ से बनेगा, अपने पति के यहाँ से यानी ससुराल से या मायके से यानी अपने पिता के घर से। इन सारा चीज का डिटेल एसटीटी के अंदर एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि हाँ इसके अंदर क्या चाहिए, कौन सी बातें हैं। आइए जानते हैं। देखिए, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञप्ति संख्या 218 है, 2/2025। इसके अंदर अगर आप पेपर 1 देते हैं तो आप माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे यानी 9-10 के शिक्षक बनेंगे। अगर आप पेपर 2 देते हैं तो आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे यानी 11-12 के शिक्षक बनेंगे। इसके अलावा यह जो परीक्षा होगी बहुविकल्पीय होगी यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड परीक्षा होगी। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपका जो भी प्रश्न रहेगा वो सब 1 अंक का रहेगा, यानी आपका जो भी प्रश्न रहेगा इसके अंदर 1 नंबर का रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी बहुविकल्पीय। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपका जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, पेपर 1 9-10 के लिए होगा और पेपर 2 11-12 के लिए होगा। बीच में एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था जिसमें पेपर 1 को बना दिया था 6 से 10, और मेरे पास बहुत सारे फोन आए कि देखिए ना भाई कि कैसे हो रहा है, कि अब लग रहा है नया पर एसटीईटी आया गया और जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा वो 6 से 10 तक का टीचर बनेगा। हम बोले कि देखिए भाई, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1 to 5 के लिए सीटीईटी यानी सीटेट पेपर 1 देना होता है। 6 to 8 के लिए पेपर सीटीएट का, जैसे मान लीजिए 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं आप, तो 6 to 8 के लिए सीटीईटी का पेपर 2 देना होता है। उसी तरीके से अगर 9-10 के टीचर बनना है तो आपको एसटीईटी का पेपर 1 देना होगा। अगर 11-12 यानी 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एसटीईटी का पेपर 2 देना होगा। इसके अंदर देखिए आप कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतनी सी परीक्षाएं होंगी। और जो भी परीक्षा, यह जो भी सब्जेक्ट के जो परीक्षा था, यह सब बातें हो रही थी माध्यमिक के लिए यानी हाई स्कूल के लिए। और क्वालिफिकेशन चाहिए निर्दिष्ट विषय या विषय समूह से कम 50% अंक के साथ। कितना अंक चाहिए? कम से कम आपको 50% अंक चाहिए, ज्यादा अंक नहीं कि 70, 80, 90 चाहिए, ऐसा नहीं है, मात्र 50% चाहिए। और साथ में आपको बीएड चाहिए। ये नहीं कि बिना बीएड के ही आप हाई स्कूल के शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बीएड होना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इधर आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं, हाँ शारीरिक शिक्षक के बारे में जानेंगे कि शारीरिक शिक्षक क्या है। तो शारीरिक शिक्षक बनेंगे, इनके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए कम से कम जिसने खेल कूद या खेल में स्कूल या अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मान्यता मान्यता मानदंड और क्रियाशील क्रिया विधि विनियम 2007 के अकॉर्डिंग 10/12/2007 की अधिसूचित के अनुसार एनसीसी सी प्रमाण पत्र पास किया हो। एनसीसी का कौन सा प्रमाण पत्र? सी। या शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का, कम से कम 3 वर्ष की अवधि का स्नातक चाहिए।
अर्थात बीपीएड, बीपीएड, बीपीएड चाहिए आपको, तब आप बन पाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे संगीत के लिए। आइए संगीत के लिए, संगीत के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो संगीत सब्जेक्ट है, ललित कला है, नृत्य विषय है, इन सबों के लिए आपके पास जो 3 सब्जेक्ट है और 11-12 का कंप्यूटर शिक्षक है, ये 4 सब्जेक्ट है जहां पर आपको बीएड की अनिवार्य नहीं है। अगर आप बीएड नहीं भी किए हैं तो भी शिक्षक बन सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप ललित संगीत विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या हो, स्नातक की उपाधि हो, कम से कम आप ग्रेजुएशन किए हुए हों। ललित कला के लिए 50% किसी मान्यता प्राप्त से ललित कला विषय में आप ग्रेजुएशन किए हुए हों। और वही अगर नृत्य की भी बात करेंगे, डांस की बात करेंगे, तो 50% के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए। बस आपको नृत्य शिक्षा में स्नातक चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे, देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंक चाहिए। यह बात हो रही है विशेष शिक्षक के बारे में। एक होता है विद्यालय अध्यापक यानी शिक्षक, और एक होता है विशेष विद्यालय अध्यापक। यह जो विशेष विद्यालय अध्यापक हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए, और साथ में विशेष शिक्षा में बीएड। देखिए, बीएड 2 तरह के होते हैं, एक जनरल बीएड जो सब लोग करता है, और एक बीएड होता है विशेष शिक्षा में। विशेष, यह तब आप अगर विशेष शिक्षा में अगर बीएड किए हुए हैं तो आप विशेष विद्यालय अध्यापक बनेंगे। अब बताइए, बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन होगा, ये कौन से आ गई बात भाई, ये कौन सी बात हो गई कि विशेष विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षा में बीएड। यह होता है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की कला। जैसे हम लोग बीएड किए हुए हैं, तो हम बीएड क्यों किया जाता है, बच्चे को पढ़ाने की कला सिखाई जाती है। आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को कि आपका नॉलेज बच्चे के अंदर समाहित होगा, बच्चा उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग है, आंख से, कान से, पैर से, हाथ से, तो उसको हम कैसे सिखाएंगे, उसके बारे में देखिए, यह दिव्यांगता की क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब विषय समूह की सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, विषय समूह सबसे इंपॉर्टेंट एकदम खास बात है कि अगर आप गणित का शिक्षक बनना है, अगर आपको गणित का शिक्षक, हाई स्कूल का शिक्षक बनना है गणित का, तो क्या क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर गणित होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं बीए, तो आपको पास गणित चाहिए, और साथ में उसके भौतिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या रसायन शास्त्र हो यानी रसायन विज्ञान हो या सांख्यिकी विषय हो, स्टैटिक्स, इसमें से किसी भी 2 विषय, ये नहीं कह रहा है कि आप सारा विषय लेकर पढ़ लीजिए, मात्र इसमें से मात्र 2 विषय, 2 विषय हमारे पास में है। देखिए, 2 विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, यह देख लीजिए, 2 विषय स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग, अगर तो कोई बीटेक किया है, इंजीनियर है अगर बीटेक किया है, तो बीटेक वाले भी अगर तो स्नातक स्तर पर बीटेक किया हो और उसमें गणित की विशेषज्ञता है, तो वो भी गणित का शिक्षक बन सकता है। और ये भी देख लीजिए, सबसे खास बात है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। सबसे खास बात है बीसीए वालों के लिए, बीसीए, अगर आप बीसीए किए हैं तो आप बीएड कर लीजिए,
बीसीए प्लस बीएड, आप 9th-10th के गणित के शिक्षक बनेंगे। अगर बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हैं, बीएड नहीं भी करते हैं, तो आप 11-12 के कंप्यूटर के शिक्षक बनेंगे। अगर बीसीए के बाद बीएड फिर एमसीए, तो आप हर जगह आपका ही बल्ला बल्ले है। जैसे कि आप 6-8 में मैथ साइंस के टीचर बन जाएंगे, 11-12 में आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बन जाएंगे, और 9th-10th में आप गणित के शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन कब? जब बीसीए हो, बीएड हो और साथ में एमसीए हो, तीनों पढ़ाई किए हैं तब। इसके बाद बात आती है गणित की, सॉरी विज्ञान की। विज्ञान में बात आता है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। यानी आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर इस पूरे सब्जेक्ट में से अगर आप देख लीजिए कितना सब्जेक्ट आपके पास है, जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान कहते हैं, वनस्पति रसायन में पठित हो, या इंजीनियरिंग हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, को भी अगर इतना पढ़े हैं आप, इसमें से कोई भी अगर 2 भी पढ़े हैं, तो आप विज्ञान के शिक्षक बन जाएंगे। और सबसे खास बात जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो सामाजिक विज्ञान। उसके बारे में देखिए, सामाजिक विज्ञान वाले स्नातक स्तर पर सहायक हो यानी सब्सिडरी हो या प्रतिष्ठा हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रे हम तो ऑनर्स कईबे नहीं किए हैं तो कैसे होगा। अगर आप जनरल किए हैं, जनरल है, सहायक है, तो भी हो जाएगा। सहायक विषय हो या प्रतिष्ठा हो यानी ऑनर्स हो, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में से किसी भी 2 विषय, कितने विषय? मात्र 2 विषय से उत्तीर्ण हो, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, चारों में से कोई भी 2। लेकिन एक और बात है, अनिवार्य रूप से हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, यानी हर हाल में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि चारों में से आप पढ़ लिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तो बन जाएंगे, नहीं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक हर हाल में चाहिए। और बाद में प्राचीन इतिहास को जोड़ा गया है, यानी एंशियंट हिस्ट्री को भी इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। यानी अगर आप हिस्ट्री नहीं लिए हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, तो भी आप 9th-10th के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब बात आती है भाषा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट भाषा। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों के स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर प्रतिष्ठा हो यानी ऑनर्स, या आनुषांगिक यानी सब्सिडियरी विषय के में भी पठित होना अनिवार्य है। यानी अगर आप देखिए, इसमें होशियारी की बात आती है कि आप क्या कीजिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिए हैं, और लैंग्वेज के रूप में हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, सब्सिडरी में ले लीजिए ज्योग्राफी, और फिर सब्सिडरी में ले लीजिए आप हिंदी। तो आप क्या बन सकते हैं, आप 9th-10th के सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक बन जाएंगे, और 9th-10th के भाषा के यानी हिंदी लेंगे तो हिंदी के टीचर, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश के टीचर, और उर्दू लेंगे तो उर्दू के टीचर, संस्कृत लेंगे तो संस्कृत के टीचर, जो लेंगे सब्सिडरी में उसके टीचर बन जाएंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज के रूप में पढ़े होंगे तो नहीं, सब्सिडरी में और लैंग्वेज में अंतर होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, सब्सिडरी देख लीजिए, सब्सिडरी में 2 लिया जाता है, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और हिंदी ले लीजिए। और लैंग्वेज में फिर आप हिंदी ले लीजिए। इस तरीके से अगर करेंगे तो देख लीजिए आपका सारा चीज हो जा रहा है।
देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स भी हो गया, आपके पास ज्योग्राफी भी होगा। जो कह रहा था अब ऊपर वाले में सामाजिक विज्ञान में, यह दोनों क्वालिफाइंग हो गया आपका, यह दोनों मिल करके आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन जाएंगे। और हिंदी यहाँ भी है सब्सिडरी में, और हिंदी सब्सिडरी में है तो आप हिंदी के शिक्षक बन जाएंगे। अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी के शिक्षक बन जाएंगे। इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश के शिक्षक बन जाएंगे। उर्दू रहेगा तो उर्दू के शिक्षक बन जाएंगे। संस्कृत रहेगा तो संस्कृत के शिक्षक बन जाएंगे। और ये तो लैंग्वेज है। इस वाले लैंग्वेज वाले हिंदी में और सब्सिडरी वाले हिंदी में अंतर है। यही अगर आप लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़े हैं तो इस हिंदी की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, आप नहीं बन सकते हैं हिंदी के टीचर। लेकिन अगर आप सब्सिडरी लिए हुए हैं तो आप हिंदी के टीचर बन जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, जिनको अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम। यह स्पष्टीकरण दे रहा है डिपार्टमेंट, थोड़ी सी देख लीजिए यहाँ पे। स्पष्टीकरण दे रहा है डिपार्टमेंट की शिक्षण या प्रशिक्षण से किसी भी उपाधि की मान्यता या बिंदु पर या उपाधि विशेष पर या समतुल्यता पर अगर कोई भी विवाद होता है तो यह इसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। यानी आप कहीं भी चले जाइए लेकिन लास्ट में NCTE की ही वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और देखिए पेपर वन के बारे में, संगीत, नृत्य, ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। ऐसा मत समझिए कि हम अगर संस्कृत का, नृत्य कला का, ललित कला का या नृत्य का एक ही एग्जाम होगा, नहीं, सबका अलग अलग एग्जाम होगा। शारीरिक शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो पेपर वन के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट वन में अंकड़िका 2 में किया गया है, जिसका हमने PPED वाला बात जो बताए हैं वो इसी की चर्चा कर रहा है। हमने अभी तक हाई स्कूल यानी 9-10 की चर्चाएं कर रहे थे मैं। अब हम चर्चा करेंगे 11-12 के बारे में। आइए 11-12 की चर्चा करते हैं। पेपर 2 यानी STT का जो पेपर 2 है वो 11-12 के लिए है। हिंदी होगा, उर्दू होगा, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृति, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन, जंतु इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इतने सा अभी इधर भी है। अभी वाणिज्य, वाणिज्य के बाद हमारे पास है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, इतने सारे सब्जेक्ट है। सभी का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है। इसके बारे में हम लोग अब विस्तृत चर्चा करेंगे इसके लिए। आइए, सब आप किसी भी सब्जेक्ट का +2 का टीचर बनेंगे तो कम से कम MA होना चाहिए, यानी PG कहिए, MA कहिए या स्नातकोत्तर। देखिए, कम से कम 50% के साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। स्नातकोत्तर यानी PG कहिए, MA कहिए। और साथ में क्या चाहिए, आपके पास B.Ed होना चाहिए। बिना B.Ed के आप टीचर नहीं बन सकते हैं 11-12 के। इसमें भी है कुछ सब्जेक्ट जिसमें बिना B.Ed के भी बन सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। देख लीजिए, अगर से आप, अगर आप MA नहीं किए हुए हैं,
या अगर बीएड नहीं किए हुए हैं तो क्या है, देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी एमए हर हाल में चाहिए। और क्या चाहिए, अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड यानी इधर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर रहा है, इधर 2-3-4 साल पछले से इंटीग्रेटेड कोर्स आया हुआ है जो एक के साथ में बीए बीएड या बीएससी बीएड, यानी यह आपको 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल में बीए भी कंप्लीट करा देता है और आपको बीएड भी करा देता है। देखिए है बीए और बीएड, बीएससी और बीएड एक के साथ में करा देता है, बीए भी और बीएड भी। अब देखिए, या अगर आप 55% से अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर चाहिए, फिर पीजी की बात कह रहा है, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड यानी बीएड एमएड एक के साथ में, या नहीं है एक के साथ में है बीएड एमएड, 3 साल वाला किए रहेंगे बीएड और एमएड, तो भी आप बन सकते हैं टीचर। अब देखिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स की बात कह रहा है, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषय यथा, देखिए क्या क्या, ईपीएस यानी उद्यमिता जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडी यानी यहाँ पे व्यवसाय वाला होता है, आवेदन आप कर सकते हैं। समान विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता भी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि बिना प्रशिक्षण लिए आप हो सकते हैं, आपके लिए बीएड चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि सब किए हुए हैं तो आप बन जाएंगे बिना बीएड के कॉमर्स के टीचर। आपको कॉमर्स का टीचर बनने के लिए भी आपको बीएड करना होगा। अब बात हम कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात, कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए यह सब्जेक्ट ऐसा है जो बिना बीएड किए हुए लोग भी कंप्यूटर साइंस के 11-12 यानी सबसे टॉप के टीचर बन सकते हैं। देखिए, यहाँ है कंप्यूटर साइंस, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में समूह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या DIOEACC, इतना ये कोर्स का नाम है, DOEACC यह कोर्स का नाम है। इसमें ए स्तर होना चाहिए, ये नहीं कि BC, ए वाला स्तर का होना चाहिए। और किसी भी विषय में देख लीजिए, इसके साथ एक खास बात है, कोई भी विषय हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, कुछ भी किए हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस DOEACC कोर्स किए रहे ए स्तर का, और किसी भी विषय में MA किए हो। या दूसरा क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से BE, क्या चाहिए BE यानी कंप्यूटर साइंस या IT या बीटेक, बीटेक कंप्यूटर साइंस यानी बीटेक मतलब कोई भी बीटेक नहीं, मैकेनिकल, सिविल, ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आईटी हो या समकक्ष उपाधि या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री चाहिए। इसके अलावा देखिए और क्या, कैसे कैसे बन सकते हैं आप कंप्यूटर के शिक्षक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी पीजी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए यानी एमसीए वालों की बारी आ गई, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि हो। यानी आप अगर एमसीए किए हुए हैं तो भी आप कंप्यूटर के शिक्षक बन सकते हैं।
दूसरी बात देख लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, यानी कंप्यूटर साइंस में बीए या बीसीए या समकक्ष हो या किसी विषय में स्नातकोत्तर। यानी अगर आप बीसीए कर लिए हैं, बीसीए और किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप एमए कर लेते हैं तो भी आप 11-12 के कंप्यूटर के शिक्षक बन जाएंगे। यानी बीसीए प्लस एमए किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए। अभी और भी देखिए, अभी इसे खत्म नहीं होता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात कर रहा है, यानी पीजीडीसीए की बात कर रहा है, और किसी विषय में स्नातकोत्तर। यानी आप पीजीडीसीए कर लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और साथ में किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर लीजिए, तो भी आप कंप्यूटर के शिक्षक बन सकते हैं 11-12 के। इसके साथ में देखिए आगे, TOEACC से बी स्तर का, इसके ऊपर हमने ए स्तर की बात की थी, ये अभी बी स्तर की बात हो रही है। बी स्तर का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी यह कोर्स चाहिए ही चाहिए, साथ में किसी भी विषय से एमए किया हो आदमी, किसी भी विषय में अगर एमए कर लेगा तो भी कंप्यूटर का शिक्षक बन सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी था, ए स्तर की बात की गई थी, देख लीजिए यहाँ पे, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो था, यहाँ पर उसी से ए स्तर की बात की जा रही थी और साथ में किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, और लेकिन यहाँ पर था 50% अंक था। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है बी स्तर का भी हो और किसी भी विश्वविद्यालय से एमए किया होना चाहिए, किसी भी विषय में, साफ लिख रहा है किसी भी विषय, देख लीजिए आप भी देख सकते हैं, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। आगे देखेंगे हम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय TOEACC का ये फुल फॉर्म है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के से सी स्तर का, यह इसमें किसकी बात कह रहा है, सी स्तर का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक की उपाधि लिए हुए हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए, एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला, यानी अगर आप कुछ नहीं किए हुए हैं, केवल बाद में बीए हुए करके चाहे बीएससी करके एमसीए कर लेते हैं, लेकिन साथ यही होना चाहिए 3 वर्ष का हो। ऐसे एमसीए 2 वर्ष का होता है, अगर बीसीए के बाद एमसीए करेंगे तो आपको 2 वर्ष का लगेगा। बीएससी या ऐसे जाकर एंट्री करते हैं, आपका अपने फैकल्टी से हट के अगर कंप्यूटर साइंस में घुसते हैं तो 3 साल का होना चाहिए एमसीए, तो भी आप कंप्यूटर के शिक्षक बन जाएंगे। नोट में देखिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। सबसे खास बात, आप लोग जो भी कंप्यूटर के शिक्षक बनने वाले बंधु हैं, आंख खोलकर खूब ध्यान से देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको बीएड की अनिवार्यता नहीं है। एकदम में से आप बीएड नहीं किए रहेंगे तो भी आप कंप्यूटर के शिक्षक 11-12 के बन जाएंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं बारे में, कंप्यूटर के बारे में खूब जानकारी लिया, विस्तृत जानकारी लिया। कंप्यूटर के शिक्षक अगर बनना चाह रहे हैं आप, तो आप एमए किए हैं या बीटेक किए हैं, किसी भी सेक्शन से किए हुए हैं, तो आप पीजीडीसीए कोर्स कर लीजिए और कंप्यूटर के शिक्षक बन जाइए। या बीसीए किए हैं, एमसीए करना है, एमसीए करके आप कंप्यूटर के शिक्षक बन जाइए। आपको एमसीए करना हो, आपको पीजीडीसीए करना हो, या कोई भी कोर्स ऐसे जनरली करना हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको भी डिस्टेंस मोड में
या ऑनलाइन मोड में कोर्स करवा देंगे। आपको घर बैठे हम कोर्स करवा देंगे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे रहिए और आपको मैं कोर्स करवा दूंगा। मोबाइल से ऑनलाइन एग्जाम दिला करके आपको अगर जॉब करते हैं तो डिस्टेंस मोड में मैं करवा दूंगा। जॉब लग जा रहा है, अगर आपका जॉब लगने के बाद अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपनी योग्यता के अंदर विस्तार चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे अबाउट में जाइएगा, वहां पर ईमेल आईडी दिया हुआ है। ईमेल आईडी पर से आप मेरे पास मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मोबाइल नंबर भेज दूंगा, बात कर लीजिएगा। वहां पर हमारी बातें हो जाएंगी। जो भी कोर्स करना हो, पीजीडीसीए हो, बीसीए हो, बीएड हो, कोई भी कोर्स हो, डिस्टेंस मोड में करना है, ऑनलाइन मोड में, मैं आपको कोर्स करवा दूंगा। अब बात आती है हमारे पास कृषि की बात आती है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि या उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी या प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी या सीड साइंस या टेक्नोलॉजी या सॉइल साइंस या हॉर्टिकल्चर में किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता तक योग्यता धारित करना होगा, आवश्यक होगा। यानी यहाँ भी बात कर रहा है पीजी का, क्योंकि आप 11-12 के शिक्षक बनेंगे तो बिना पीजी किए यानी एमए किए काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद नोट में कह रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो प्रशासनिक विभाग का अंतिम निर्णय होगा। आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, जो डिसीजन ले लेगा प्रशासनिक विभाग वो अंतिम हो जाएगा। आगे देखेंगे संगीत के बारे में। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत के शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष हो। मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में वही बातें हैं कि कोई भी अगर आप संस्थान से करते हैं, उस संस्थान की मान्यता है कि नहीं है, उस डिग्री की मान्यता है कि नहीं है, इन सारे बातों के लिए अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग का होगा, यानी गवर्नमेंट का होगा, जो गवर्नमेंट निर्णय ले या जो संस्थान शिक्षा विभाग जो भी निर्णय ले। अब बात हम करते हैं 11-12 के बारे में, फिजिक्स के लिए। देखिए फिजिक्स के लिए क्या होना चाहिए, और आप 11-12 के फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, या एमएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या अप्लाइड फिजिक्स से, या न्यूक्लियर फिजिक्स से। केमिस्ट्री के लिए चाहिए आपको केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स के लिए चाहिए आपको इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से। कॉमर्स के लिए चाहिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी आपको कह रहा है कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, कैसे, कॉमर्स से होना चाहिए। फिर बोटनी या जूलॉजी की बात कह रहा है। बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर या म्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी। मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, न्यूक्लियर नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। इसके बाद में कुछ स्पष्टीकरण दे रहा है डिपार्टमेंट कि शिक्षण या प्रशिक्षण से किसी भी उपाधि के मान्यता या बिंदु पर अगर आपका विवाद होता है तो लास्ट में एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। राज्य के विद्यालय में मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी, यानी अलग से वाणिज्य की यानी कॉमर्स की परीक्षा होगी। अब पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि कैसे कैसे पाठ्यक्रम होगा। पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के राज्य में विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम अथवा पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के
विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक यानी प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। यानी यह कह रहा है कि अगर आप पेपर 1 की परीक्षा दे रहे हैं तो उसका जो लेवल होगा पेपर 1 यानी अगर 9-10 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है उतना नॉलेज चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पेपर 2 के परीक्षा देंगे तो कहाँ से होगा, उसका भी स्नातक प्रतिष्ठा की बात हो रही है। यहाँ पर जनरल स्नातक स्नातक की बात कह रहा है, स्नातक स्तरीय रहेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है स्नातक का प्रतिष्ठा स्तरीय यानी ऑनर्स का स्तरीय रहेगा। यहाँ पर आपको पता है कि ग्रेजुएशन 2 तरह का होता है, एक जनरल ग्रेजुएशन जनरल बीए, एक ऑनर्स होता है। तो वही कह रहा है यह सिंपल स्नातक स्तर की बात कह रहा है, यानी पेपर 1 9-10 के लिए और 11-12 पेपर 2 के लिए स्नातक ऑनर्स वाला सिलेबस होगा। अब पैटर्न के बारे में देख लीजिए, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्नों की संख्या 100 होगा इसके तहत, और 50 अंक शिक्षण कला होगा। यानी कई शिक्षण कला का मतलब है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने की कला चाहिए। या अन्य दक्षता का मतलब है इसके अंदर रीजनिंग रहेगा, थोड़ा सा जीके जीएस रहेगा। निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी आप जिस विषय के सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वो उस विषय से आप एमए किए होंगे या बीए किए होंगे, तो उस सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यानी अगर हम मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ का क्वेश्चन 100 गो रहेगा। अगर हम हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी का क्वेश्चन 100 गो रहेगा। अगर हम इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन 100 गो रहेगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितनी सब्जेक्ट हैं, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनिएगा उस सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण कला वाला 50 रहेगा और टोटल मिल करके 150 रहेगा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। ऊपर ही आपको मैंने बता दिया हूं कि निगेटिव नहीं रहेगा। अब अहर्ता थोड़ा जान जाइए भाई, इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है। आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी जो भी भारत के, विदेश के लोग नहीं भर सकते हैं, केवल भारत के लोग भरेगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन एवं अथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अहर्ता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षार्थी हो सकते हैं। यानी कह रहा है कि जो भी नियमावली आया था बीपीएससी वाला 2023 था, उसी के तहत बाद में बीपीएससी से बहाली हुई, तो वहीं 2023 के द्वारा जो भी एलिजिबल था वह इसके लिए भी एलिजिबल है। फिर बाद में हम इधर देखेंगे, देखिए माध्यमिक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अहर्तांक 5% की छूट दे होगी। यानी जो भी न्यूनतम क्वालिफाइंग रहेगा मार्क्स नीचे हम बताएंगे, उसमें अनुसूचित जाति को यानी एससी को, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को, और दिव्यांग कोटि का जो भी रहेगा और बिहार राज्य का मूल निवासी है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, बिहार राज्य का मूल निवासी जो भी रहेगा उसको 5% की छूट दे होगी। उम्र सीमा के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यह बहुत ही कंफ्यूजन वाला विषय रहता है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु 1/8/2025 यानी 1 अगस्त जो हाल ही फिलहाल में बीता है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए, 21 ईयर्स। यानी अगर 21 ईयर्स से कम के हैं तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। वो भी कब, आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को होगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि कितना उम्र चाहिए। अगर आप अनारक्षित है, जनरल हैं, तो आपका एज कम 1 अगस्त 2025 को 37 वर्ष चाहिए।
अगर महिला है अनारक्षित वाला यानी अनरिजर्व जनरल महिला है तो 40 वर्ष चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग यानी बीसी है, यह बात जो हो रही थी वह जनरल की हो रही थी। जनरल पुरुष हो या महिला, पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष। और बीसी महिला हो या पुरुष हो, बीसी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ईबीसी के लिए महिला पुरुष हो तो 40 वर्ष। अनुसूचित जाति यानी एससी के महिला हो या पुरुष हो उसके लिए 42 वर्ष। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो उसके लिए 42 वर्ष आयु चाहिए। यह अधिकतम आयु की बात हो रही है। देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के तहत आपको दिव्यांग अभ्यर्थी को, और किसी को नहीं, किसको, केवल दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो भी दिव्यांग बंधु हैं उनको 10 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। फिर आगे कह रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 5374 दिनांक 2/4/2013 के तहत भूतपूर्व सैनिक, अगर आप भूतपूर्व सैनिक रहे हुए हैं, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष की या प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका उम्र, अगर आप भूतपूर्व सैनिक वैनिक है ना, तो आप 57 वर्ष तक बन सकते हैं, उससे अधिक नहीं होना चाहिए एज आपका। 57 वर्ष के हैं अगर, तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए कंडीशन यही है कि भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। अब बात हम करेंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किया जा रहा है। देख लीजिए भाई, एकदम प्रति वर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023, वर्ष 2024 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। यानी कह रहा है कि 2023 में भी और 2024 में भी हम परीक्षा का आयोजन किए हुए हैं, एसटीईटी का आयोजन किए हैं। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 यानी एसटीईटी 2025 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं है। देख लीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हर साल आयोजन कर रहे हैं। फिर छूट किस बात की है, यह डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं नहीं। आप देख लीजिए, यह उत्तीर्ण करने की बात कह रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 2374/16/7/23 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के तहत उत्तीर्णांक यानी कितना प्रतिशत अंक लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा। सामान्य के लिए कह रहा है 50%, यानी पूरा एग्जाम आपका 150 का होगा। पूरा एग्जाम आपका 150 का है तो 50% की बात कह रहा है। यानी अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। इसके बाद कह रहा है पिछड़ा वर्ग के लिए। अब देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जब कह रहा है तो हम निकाल लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके तेजी में कि 45.5%। इसका आ रहा है पिछड़ा वर्ग के लिए 68.25। यानी अगर इतना नंबर लाते हैं, और देखिए डिपार्टमेंट 68 को मानती है कि 69 को मानती है, मेरे समझ से डिपार्टमेंट 68 को मानेगी। अगर आप बीसी हैं तो आप 68 नंबर भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ईबीसी के लिए देख लीजिए, ईबीसी के लिए है 42.5 नंबर, 42.5%। तो 42.5% आ रहा है 63.75। तो यानी यह चल जाएगा 64 में चल जाएगा। यानी अगर आप ईबीसी हैं तो आपको 64 नंबर लाना होगा। आप अनुसूचित जाति हैं तो 40% कह रहा है, अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एससी हो या एसटी हो 40%, यानी 60 नंबर लाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। दिव्यांग हो या कोई भी महिला, देख लीजिए महिला केवल लिखा है, यानी आप महिला बिहार के निवासी हैं
तो आप सामान्य की महिला हो सकती हैं, बीसी की, ईबीसी की, एससी एसटी की या दिव्यांग। कोई भी महिला है तो 40% लाएगा या दिव्यांग यानी 60 नंबर लाएगा 150 में, तो उसको भी पास माना जाएगा। अब कह रहा है नोट में दे दिया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी कोई भी सेवा में छूट यानी आरक्षण का लाभ जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। देख लीजिए, यानी जो बिहार के स्थायी निवासी हैं केवल उन्हीं को मिलेगा, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। यानी अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो ही आपको छूट मिलेगा, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगा। राज्य की उक्त आरक्षण नीति के अधिनियम 15/2003, 11/6/1996 के तहत के प्रभाव से निम्न रूपेण प्रावधानित किया गया है। क्या किया गया है देख लीजिए। परंतु और बिहार राज्य के बाहर के निवासी अर्थात इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी जो भी बिहार के नहीं हैं, बिहार के निवासी नहीं हैं, वे आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। आगे हम दर बढ़ेंगे। कड़िका देखिए यहाँ पे, कड़िका 6, 7, 10 में दी जाने वाली छूट अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए दी है। या बार बार मैं कह रहा हूं, केवल बिहार के राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को किसी प्रकार का छूट मिलेगा। बिहार राज्य के बिहार के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की छूट दे नहीं है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला, देख लीजिए ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर दूसरे राज्य की महिला है तो महिला वाला आरक्षण में घुस जाती थी कि हम भी महिला ना है, आरक्षण ले का लाभ ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि बिहार राज्य के बाहर का, जो भी बिहार राज्य से बाहर के हैं सभी महिला या पुरुष अभ्यर्थी को छूट संबंधी गणना सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। यानी जो भी बिहार राज्य से बाहर के या पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। महिला भी हैं तो उनको पुरुष माना जाएगा, वो भी जनरल की पुरुष, जनरल वाला पुरुष मान करके उनके साथ चाहे फीस लिया जाए या उत्तीर्णांक हो या आयु हो, कोई भी छूट हो, किसी भी तरीके का छूट नहीं मिलेगा। अब आइए प्रमाण पत्र के बारे में। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1, पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है दूसरा पॉइंट, ख वाला। विभागीय आदेश ज्ञापांक 11 इतना दिनांक 22/6/21 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अगर पास कर जाते हैं, तो जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी वैधता देख लीजिए, उसकी वैधता जीवन प्रयत्न यानी लाइफ टाइम होगी। यह आपकी जो वैधता है लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार पास हो गए तो उसके बाद फिर जब आएगा स्टेट तो फिर उसमें पैसा देंगे, तैयारी करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है, एक बार पास कीजिए उसके बाद आपका वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। अब आइए परीक्षा शुल्क के बारे में बात करता हूं। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबको एक पेपर के लिए 960 रुपये लगेगा। एक पेपर मतलब कोई भी एगो, और दोनों देंगे तो 1440 लगेगा। SC ST हैं या दिव्यांग हैं तो 760 रुपया लगेगा। अगर दोनों भरते हैं तो 1140 लगेगा। देखिए इसी के कारण अभी
एसटीईटी का फॉर्म भरना स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि कोई भी ये बिहार के अंदर प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसके तहत मात्र 100 रुपया में फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पर क्या फीस है देख रहे हैं, 960, 1440, 1140, 760, इस तरीके से। इसी की वजह से रोक लगा है। देखिएगा, मैं अभी आज ही बता दे रहा हूं कि फॉर्म जब शुरू होगा सबके लिए 100 रुपया रहेगा, सबके लिए 100 रुपया दीजिए, फॉर्म भरिए। अब बात कर रहा है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आइए थोड़ा सा हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा टेस्ट सीबीटी आयोजित की जाने वाली है, यानी अगर यह जो एग्जाम होगा कंप्यूटर पर होगा और जाहिर सी बात है कैंडिडेट काफी ज्यादा होंगे तो सीबीटी पर होगा, यानी कंप्यूटर पर होगा। तो जब ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो एक से अधिक पाली में होगा, एक से अधिक तिथि में होगा, अलग अलग दिन में भी होगा। इसे ऐसे परीक्षार्थियों में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर के होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। यानी अगर बाई चांस का होगा, किसी दिन क्वेश्चन हार्ड हो गया, किसी दिन क्वेश्चन आसान हो गया, तो अब क्या, जिस दिन क्वेश्चन हार्ड हो गया तो उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो जाए, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ अथवा हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उपरांत अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों का उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कड़िका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर के हिसाब से। रॉ स्कोर में यानी जो नंबर आ रहा है सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर नहीं। ग वाला देखिए, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा बातें। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों का रॉ स्कोर 76, यानी 150 एग्जाम हुआ जिसमें से 76 को अंक उसको आया, यानी 76 नंबर 76 को प्रश्न उसका सही हो गया। तथा नॉर्मलाइज्ड प्रक्रिया के उपरांत यानी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसका नंबर आ रहा है 74.9, 74.9 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 होता है, क्योंकि जनरल के लिए 50% है तो 75 अंक चाहिए। प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। ऐसा मत समझिए कि हमारा 76 को अंक आ गया तो 150 का 50% 75 ना हुआ, हमारा सही हो गया 76 को तो हम पास हो गए, नहीं। उसका होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जितना नंबर आ रहा है वो आपका रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर तो पॉइंटों में कम रहेगा ना, 75 से कम, तो आप फेल हो जाइएगा, आप पास नहीं हैं। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइज की प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, यह जो बात है घ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जाम में निगेटिव नहीं है, आप ये मत समझिए कि निगेटिव तो है नहीं, आंख मूंद के जितना मन करेगा उतना गलती कर देंगे। तो जब गलती कीजिएगा और जब होगा नॉर्मलाइजेशन तो उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि ऋणात्मक प्रभाव आएगा। यहाँ पर यह भी बोला है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गलत उत्तर दीजिएगा तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें उस पर निगेटिव इफेक्ट आएगा। अब देखिए परीक्षा की अवधि कितना देर का होगा। सीबीटी विधि आयोजित परीक्षा 2025 की अवधि 150 मिनट होगी, यानी 2.5 घंटा, यानी 150 प्रश्न रहेगा तो 150 मिनट रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 मिनट।
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है, यह जो तिथि है तो तिथि तो कैंसिल हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तिथि रद्द हो चुका है यह। परीक्षा भरने की विधि, ये तो परीक्षा भरने की विधि हो गई। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है, यह विधि हो गया। यहाँ कैसे फॉर्म भराएगा, उसके लिए यहाँ ओटीपी आएगा। फोटो क्या क्या चाहिए देख लीजिए यहाँ पर, कि आपके पास फोटो इस साइज का होना चाहिए, यहाँ पर फोटो स्कैन किया होना चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए इस साइज का, यहाँ पर दे दिया गया है। रंगीन चाहिए फोटोग्राफ, हाल ही का रिसेंटली चाहिए। जो बैकग्राउंड सफेद चाहिए, देख लीजिए बैकग्राउंड आपको व्हाइट चाहिए, हल्का रंग का, सफेद या हल्का रंग का चाहिए, एकदम खूब गाढ़ा नहीं। और कैमरे का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख देख लीजिए, आंख चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, यानी पोज नहीं मारना है, मुंह टेढ़ नहीं करना है, आंख आपका, कान आपका स्पष्ट दिखाई देना चाहिए चेहरा। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी नहीं लगाना है आपको, कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है। ये नहीं कि डिजाइन में चश्मा पहन लिए या सिर पर टोपी पहन लिए, ये सब कोई स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं होगा। या परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। प्रमाण पत्र, अब ये भी देखिए कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, यानी जन्म तिथि के लिए आपका मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र देखा जाएगा। मैट्रिक का जो भी डॉक्यूमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, केवल मैट्रिक में ही डेट ऑफ बर्थ होता है। इसलिए जन्म तिथि के लिए मैट्रिक वाला ही चाहिए। इंटर का चाहिए प्रमाण पत्र और अंक पत्र। स्नातक का यानी बीए का चाहिए प्रमाण पत्र और अंक पत्र। स्नातकोत्तर का यानी अगर पेपर 2 दे रहे हैं आप, अगर आप 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्नातकोत्तर का चाहिए प्रमाण पत्र और अंक पत्र। और बीएड तो हर हाल में चाहिए, क्योंकि अब बीएड बिना बीएड के टीचर कैसे बनेंगे। और जिसमें बीएड नहीं चाहिए मैंने ऊपर बता दिया है आपको। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो आपके पास, नहीं तो कोई बात नहीं है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आप बिहार के निवासी नहीं कहलाएंगे, फिर आपको दी जाने वाली किसी भी प्रकार का छूट आपको नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल भी आपको अद्यतन चाहिए। देख लीजिए अद्यतन प्रमाण पत्र, अद्यतन का मतलब होता है हाल ही फिलहाल का, अपडेटेड है। अद्यतन का मेन इंग्लिश है अपडेटेड, यानी आपको अपडेटेड चाहिए। ये नहीं कि पुरान कहीं को लगा देने 2-4 साल पहले का लगा दिए हैं, ऐसा नहीं है, एकदम अपडेटेड लगाना है। सबसे खास बात जानना है महिलाओं के बारे में, कि कोई महिला है तो अपना जाति, आय, निवास, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस ये कहाँ से बनेगा। देखिए डिपार्टमेंट इसको भी बता दिया है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित, विवाह जिसका हो गया है, महिला की जाति कहाँ से बनेगा, जो अविवाहित है। यानी जाहिर सी बात है कि अविवाहित है तो अपने पिता के यहाँ है तो उसके लिए कोई बातें नहीं है। अब विवाहित हो गई है तो विवाह के बाद क्या होता है, कोई भी महिला अपना पिता घर छोड़ करके अपने ससुराल यानी हस्बैंड के घर जाती है। उस कंडीशन में उस विवाहित महिला का जाति, अद्यतन क्रीमी लेयर यानी अपडेटेड एनसीएल यानी हाल फिलहाल का एनसीएल प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होना चाहिए और पता का होना चाहिए। देख लीजिए, यानी जो एड्रेस है, एड्रेस भी पिता का चाहिए और जाति भी पिता का चाहिए। जाति हो या नॉन क्रीमी लेयर, दो चीज को ध्यान देख लीजिए। कास्ट प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट हो और एनसीएल देख लीजिए, कास्ट और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कहाँ का चाहिए, पिता का चाहिए, और पता भी पिता का होना चाहिए, न कि उनके पति का नाम का। यानी उनके पति का नाम का नहीं चाहिए,
जाति और नॉन क्रिमिनल। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग समाज में देखते हैं कि अपने ही जात में शादी करते हैं, ये हम लोग समाज अपने समाज में देखते हैं, लेकिन रियल में आप शादी किसी से भी कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि हाल फिलहाल में लोग लव मैरिज खूब कर रहा है, और कर भी सकता है। आज भी संविधान उसकी इजाजत देता है किसी को भी अपना जीवन साथी चूज करने के लिए। और बिहार सरकार उसको प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपया का आयोजन भी रखा है। अगर आप इंटर कास्ट शादी करते हैं, आवेदन दीजिए और 1 लाख रुपया का इनाम पाइए। इसलिए अब बताइए, कोई भी अगर दूसरा कास्ट का आदमी है, कोई लड़की महिला किसी कास्ट की है जो आरक्षण की सेवा आती है, और उसका शादी हो गया किसी अपर कास्ट में, तो क्या उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बाप है, उसके जो पिता हैं, वो आरक्षण की श्रेणी वाले हैं। अगर कोई अपर कास्ट की लड़की है, अपर कास्ट, और शादी हो जाता है लोअर कास्ट में, जो आरक्षण की सेवा में आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि भले वो शादी की है आरक्षण की श्रेणी वाले पुरुष से, लेकिन जो उसका अपना रियल कास्ट है अपर कास्ट का है, जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए आपको रियल डिफाइंड करने के लिए गवर्नमेंट ने यह नियम लाई है कि उसके जो जाति होना चाहिए और नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, वो पिता के नाम का और पता का होना चाहिए, हस्बैंड का नहीं। क्योंकि हस्बैंड किसी भी जात का हो सकता है, हस्बैंड किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन पिता बदल नहीं सकता है। पिता जो है वही है। अब देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु के जो छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र देना होगा कि हम सैनिक थे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन करके क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। यानी अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो प्रीव्यू कीजिए। आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप ये देख लीजिए कि हमारा सारा डिटेल सही है कि गलत है। अगर सही है तो सेव कर दीजिए, गलत है तो एडिट कर लीजिए। अगर ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो फिर बाद में सुधार संभव नहीं है। एक और बात, अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी को, पासवर्ड को भविष्य में के लिए सुरक्षित रख लेंगे, इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। यानी जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास मैसेज में आएगा, उसको ये नहीं कि हाँ वो आ गया तो पाना पर लिख करके प्रिंट आउट निकाल करके आप डाक से भेज दिए बिहार बोर्ड, नहीं, उसको अपने पास गोपनीय स्तर से रख लेना है। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व समिति के वेबसाइट इतना पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा। क्योंकि लोग शुरू में ध्यान देते नहीं है, लापरवाही के कारण लोग फार्म में कुछ भर देते हैं। आज जब रिजल्ट चल आता है तो बाद में लगते हैं रोने गाने, लगते हैं कोर्ट से एफिडेविट बनवाने, फर्स्ट मजिस्ट्रेट से तो एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो फर्स्ट मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाते हैं, तो कोर्ट से एफिडेविट बनवाते हैं, चलते हैं डिपार्टमेंट में निहोरा पाती करते हैं, ए सर है गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए। ये सब नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिए, आप एक कैंडिडेट हैं और आप शिक्षक बनने के कैंडिडेट हैं। आप जब शिक्षक बनिएगा, जब खुद गलती कर रहे हैं, तो आप जब शिक्षक बन के स्कूल में जाइएगा तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दीजिएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, खुद से कॉन्शियस रहिए, तब ना दूसरे को कॉन्शियस कीजिएगा। जब आप खुद कॉन्शियस नहीं रहिएगा, जागरूक नहीं रहिएगा खुद, तो दूसरों को क्या कीजिएगा। इसलिए खूब ध्यान से मिलाना है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन में किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो भी आवेदन लिया जाएगा केवल ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा।
यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। यानी एक आदमी एक एक फार्म भरेगा, दो गो नहीं भरेगा, और भरेगा तो लास्ट में पूरा फाइनल सबमिट करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ बीच में आधा अधूरा करके छोड़ दिए तो भी रद्द हो जाएगा। अगर दो गो फार्म भर देते हैं तब भी रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख यानी जो भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप सही सही दीजिए, अगर कहीं भी गलत पाए जाएंगे तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। यानी कभी भी अगर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में मत कीजिए हस्ताक्षर, उसको स्मॉल लेटर में छोटा अक्षर में लिखिए। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए खूब बढ़िया से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पर संपर्क कर सकते हैं। अथवा हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पर, ईमेल आईडी भी खूब ध्यान से ले देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी समस्या होती है उस पर फोन करना है, और फोन रिसीव नहीं कोई करता है तो उस ईमेल आईडी पर मेल करना है। यह वाला ईमेल आईडी है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह के अद्यतन सूचना समिति के वेबसाइट इतना पर और इतना का अवलोकन करते रहेंगे। यानी आपको दूसरे वेबसाइट को अवलोकन नहीं करना है, जो भी अपडेट लेना है, कब एग्जाम होगा, कब परीक्षा का रिजल्ट आएगा, जो भी कुछ भी अपडेट लेना होगा तो इसी इन्हीं दो साइट पर आपको देखना है। ये नहीं कि दूसरे किसी को कोई अफवाह फैला दिया तो आप उसी में पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी सही सही भरना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा। यानी कभी भी संशोधन, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो संशोधन मान्य नहीं होगा। उक्त परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख विज्ञप्ति में अंकित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थित्व ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे अथवा उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। यानी सही सही भरिए। अंतिम रूप से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2025 में किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अतः अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरेंगे। ये सलाह दिया गया है कि आपको अपना जो भी फॉर्म भरना है वो खूब बढ़िया से सावधानी पूर्वक भरना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गलत भर दिए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण निर्धारित प्रक्रिया तहत परीक्षा शुल्क राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को स्वीकृत कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। यानी अगर पैसा नहीं जमा होता है, पेमेंट नहीं जमा करते हैं तो आपकी जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेंगे और सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यानी जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट खूब बढ़िया से रख लीजिए। और उससे भी बढ़िया उपाय है उस PDF को अपने ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थित्व परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। यानी कोई भी गलत जानकारी देंगे तो आपको रद्द कर दिया जाएगा।
परीक्षा आवेदन पत्र के में विवरण को शुद्ध शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश है कि आपको जो भी भरना है वो सही सही भरना है, कहीं पर भी गलत नहीं करना है, खूब बढ़िया ध्यान से करना है। देखिए साइबर कैफे वालों के बारे में भी यहाँ जिक्र कर दिया है कि वैसे इच्छुक आवेदक जो ऑनलाइन परीक्षा पत्र साइबर कैफे के माध्यम से भर रहे हैं, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की जा रही प्रविष्टि एंट्री को सतर्कता पूर्वक अवलोकन करते रहेंगे तथा यह आश्वस्त हो लेंगे कि सभी विवरण सही सही त्रुटि रहित भरे गए हैं। तो ये अपने आवेदन को सबमिट करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की पुनः जांच रिव्यू कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। सबमिट किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं है। कह रहा है कि अगर आप किसी भी साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो खूब ध्यान से फॉर्म भरवाइए। ऐसा नहीं हड़बड़ी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में क्या कहता है साइबर कैफे, तेजी में देखा हो ना देखा तो अभी हम कहते हैं दूसरे को फॉर्म भरे लगे, ध्यान से देखा, तेजी में देखा। लोग को हबला देता है सब, कि साइबर कैफे वालों को तो एग्जाम देना नहीं है और ना ही साइबर कैफे वालों को अपना नौकरी करना है। नौकरी तो आपको करना है। वह पैसे कमाने के चक्कर में क्या करता है, तेजी में हबड़ा देता है और आदमी हबड़ा करके गलती सलती, हाँ सही है सही है सही है, भले रहता है गलती। इसलिए आप कहीं भी जाइए साइबर कैफे में खूब ध्यान से देखिए। अगर वो आपको हबड़ाए, कहे तेजी में देखिए, आप हबड़ाइए नहीं, आप खूब बढ़िया से माइंड को शांत रख कर देखिए ध्यान से, क्योंकि एक बार जो गलती हो जाएगा तो आपका एसटीईटी का जो फॉर्म है, आपका प्रमाण पत्र है, सब रद्द कर दिया जाएगा। ये देखिए कभी कभी ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वाले वर्ग आवेदक द्वारा ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अंकित कर दिया जाता है। यह गलती होता है कि है ईडब्ल्यूएस और तेजी के चक्कर में ईबीसी भरा गया, जो पूर्णतः गलत है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक के द्वारा माध्यमिक शिक्षा पत्र परीक्षा एसटी 2025 हेतु आवेदन के पोर्टल पर अपनी श्रेणी जनरल अंकित करेंगे। यानी जो ईडब्ल्यूएस के तहत आए हैं वे अपना जाति ईडब्ल्यूएस नहीं खोजेंगे, जनरल होगा, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा। यानी वहां पर जो जाति की श्रेणी आएगी, जो चेक बॉक्स आएगा उसमें जनरल को चूज करना है, ईडब्ल्यूएस को नहीं। आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी अंकित करने के पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे। निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले आवेदक का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी अगर पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत के होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति होने की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय या आदेश मान्य होगा। यह हमारा पूरा विज्ञप्ति था, जिसमें हम हर एक पॉइंट को आपको विधिवत जानकारी दिए हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हम छोड़ दिए हैं। यह पूरा 12 पेज का था। एक एक पॉइंट को स्लो में एकदम धीरे धीरे समझाए हैं। अगर बाई चांस आप सभी इसको खूब बढ़िया से ध्यान से देखिए, अब वीडियो समझ में आ गया होगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए ऐसा ही ऑथेंटिक बात और बढ़िया से एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को दबा लीजिए कि कभी भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, खूब ज्यादा शेयर कीजिए। बस आने वाले दिनों में फिर हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हम विज्ञप्ति के बारे में चर्चा किए हैं। अब हर सब्जेक्ट का
सिलेबस चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, वह कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। फिर उसके बाद जब यह हम पूरा सिलेबस चर्चा कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे, मॉडल सेट लेके आएंगे, यानी पूरा एसटीईटी। जब एसटीईटी खत्म हो जाएगा तो हम बीपीएससी पर चर्चा करेंगे। जब आपको टीचर बना के रहेंगे हम, इसको जब टीचर बन जाएंगे तो शिक्षक से रिलेटेड अपडेट देंगे, यानी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमसे जुड़िए, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। जब आप टीचर अभ्यर्थी हैं तब आपके साथ हैं। जब एसटीईटी जब पास कर जाइएगा तो बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, उस समय हम आपके साथ रहेंगे। जब बीपीएससी पास कर जाइएगा, जब टीचर बन जाइएगा, हम उस समय भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बस धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।